कोरोना महामारी ने पिछले कई समय से देश को हिला कर रख दिया है। पूरे विश्व में कोरोना महामारी को लेकर ये जो चीज़ें चल रही हैं उससे काफ़ी लोग परेशान हैं, आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हुई है और स्वास्थ्य भी लोगों का बहुत ख़राब हुआ। वहीं अब कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है और लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। वहीं हम आज इंदौर के सेल्वी हॉस्पिटल में मौजूद है, जहाँ हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विवेक जोशी हैं। आज उनसे हम जानते हैं कि कोरोना को लेकर क्या तैयारियाँ चल रही है, जो नए वेरिएंट आया कोरोना का उसको लेकर क्या तैयारियाँ चल रही हैं। डॉक्टर विवेक जोशी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो कोरोना को लेकर अभी चीज़ें चल रही है, जो नया वेरिएंट आया है उसको लेकर अभी क्या तैयारियाँ हैं? मेरा मानना है कि हम लोग जो है पिछले 2-3 साल से इस कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं। तो हमें हमेशा की तरह जब भी हम कुछ भी दिक्कत होती है तो हम लोग एक एरिया डिसाइड कर लेते हैं। इस एरिया में हम लोगों ने पहले भी जो काम किया हुआ था उस काम के बेसिस पे हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था सबसे पहले होना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पे उस एरिया को आइसोलेशन किया जा सकता है, क्योंकि आज की डेट में मोर देन 100 पेशेंट्स होते हैं, हमें सबका ख्याल रखना होता है। और पिछली बार भी कई बार ऐसी स्थिति आई कि कोरोना है पर उतना नहीं है कि दूसरे पेशेंट्स को दिक्कत ना हो। तो इन सब को करते हुए मेरा सजेशन रहता है और हम लोग भी जो सबके तैयार रहते हैं कि एक एरिया आपका बिल्डिंग का एक हमेशा से ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर कोई भी महामारी आती है तो उसके लिए तैयारी होना चाहिए। स्पेशली कोरोना के लिए सारे बेड ऑक्सीजन वाले होना चाहिए। पाइपलाइन सप्लाई जैसे हम लोगों की होती है, जिनके पास नहीं है उनको बनवा लेना चाहिए, क्योंकि ये तो हमेशा काम आने वाली चीज़ होती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई वाले बेड और जिनको एक डोर बंद करो तो आइसोलेशन हो जाए, ऐसा होना चाहिए। तो ये जो नया वेरिएंट अभी कोरोना का है, जिसमें अभी बाकी देशों में भी इसके असर देखे जा रहे हैं, तो अभी यहाँ पे अपने इंदौर में या फिर ऐसा कुछ समझ में आया कोई ऐसा पेशेंट अभी तक तो हमने जो BF7 वायरस है इसके एक्चुअली पेशेंट हमको नहीं मिले हैं और मध्य प्रदेश में भी बहुत कम इसके वायरस के मिले हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि अक्टूबर से वायरस जो है इंडिया में है, बट अपने को उसका जो भयावह रूप नहीं देखने मिला है। एक मेरी तरह से सलाह ये रहेगी कि किसी भी तरह का पैनिक नहीं किया जाए, क्योंकि जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था कि जिसमें फैला ज़रूर था पर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो इसी तरह से मेरा सजेशन है कि BF.7 जो वेरिएंट है इसमें एक ही चीज़ है कि ओमिक्रॉन जो है वो 1 से लेके 5 लोगों को इन्फेक्ट करता था, ये 10 से लेके 18 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। बट तरीका यही है कि पैनिक ना करते हुए, क्योंकि हमारी पॉसिबिलिटी यही है कि ऐसे पेशेंट्स को आइसोलेशन रूम में एडमिट करके या आइसोलेशन में घर पे रख के ट्रीट किया जा सकता है। चाइना में जो अभी भयावह स्थिति हो रही है उसको मैं ऐसे कोरिलेट करता हूँ कि जो हमारी सेकेंड वेव थी वो बेसिकली अब वहाँ पे आई है। तो ये जो चीज़ें चल रही, तो हॉस्पिटल में लेकर उन चीज़ों को लेकर क्या सुविधाएं हैं? जो BF7 है उसको लेकर के अगर कभी ऐसा पेशेंट मिलते हैं हमको इंदौर में, तो उसको लेकर हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं कि हॉस्पिटल उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, ट्रीटमेंट कैसे होगा उनका? तो BF7 के बारे में अपने को ये मालूम होना चाहिए कि ये अगेन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा। अब हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट करने के बाद में बहुत सारी चीज़ें देखी कि बहुत बड़ी बड़ी दवाइयाँ या बहुत बड़ा एंटीबायोटिक लगाने का हर एक में पेशेंट में मीनिंग नहीं होता है। पहले तो एक भयावह स्थिति थी जिसकी वजह से हम लोग जो है मरीज़ को देखकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और उसके वेरिएंट्स भी ऐसे थे जिसका लंग्स पे ज़्यादा असर पड़ता था। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब हम लोगों की तैयारी ऐसी रहती है कि अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, किसी को फीवर है तो उसको पैरासीटामोल दी जाए, 2-3 दिन से ज़्यादा अगर फीवर रहता है तो हम उसमें कुछ एंटीबायोटिक या एंटीवायरल का सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो BF7 वेरिएंट मिला है तो खाली कोविड रहेगा, उसमें दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं। तो ये एक जजमेंट रहेगा फिजिशियन का, जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है उसके हिसाब से। तो मेनली अपनी जो बेसिक दवाएँ हैं जो किसी सरकारी अस्पताल में भी मौजूद रहती हैं उतना रहना चाहिए जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकें। एंड ऑक्सीजन एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर अस्पताल में किसी न किसी तरह से सुविधा होना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट होता है अगर पेशेंट डिटरेशन पे जाता है तो ऑक्सीजन एक रामबाण की तरह काम करती है। जैसे वेरिएंट है तो अभी लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं आप कि अभी लोग क्या करें कि इससे सुरक्षित रह सकें, उन तक ये वायरस ना पहुंच पाए, उनको क्या करना चाहिए अभी? बिना किसी डिले करते हुए एटलीस्ट जो क्राउडेड एरिया हैं जहाँ पे की भीड़ ज़्यादा रहती है, उस भीड़ वाले एरिया में किसी भी हालत में आपको मास्क लगा के जाना है। इसमें कोई शर्म नहीं है। हम लोगों ने 2 साल इतने मास्क पहने हुए हैं तो अब तो सबको हैबिट हो गई, उसमें से सांस लेने की भी आदत हो गई। पहले लोगों को लगता था कि मास्क पहने हुए हैं उससे सांस नहीं ले पाएंगे, तो अब तो सब हैबिचुअल हो गए हैं। तो इसमें अपने को वापस से व्यवस्था जो हमने करते थे कि हैंड सैनिटाइज़र और मास्क एटलीस्ट इतना कर लें, इससे सुविधा काफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि वायरस अल्टीमेटली वही तरीका है, एक दूसरे से फैलने का भी तरीका वही है। तो भीड़ भाड़ वाले एरिया जहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि आपको 5 लोगों से ज़्यादा लोग हो रहे हैं और 5 फीट से कम डिस्टेंस में हो रहे हैं, वहाँ पे आपको मास्क लगाना अनिवार्य है।
अगर ऐसा पॉसिबल है क्या कि अगर किसी को वायरस होता है, अगर स्टार्टिंग सिम्टम्स होते हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती तो अपने घर पे भी ट्रीटमेंट कर सकें? ये आपने जो अच्छी बात कही है, मैं सबको बताना चाहूँगा कि अभी भी जो आइसोलेशन वाला पार्ट है वो आइसोलेशन रख के और घर पे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, बशर्ते कि आपके घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर हो, क्योंकि वो अपने को ध्यान रखना ज़रूरी है कि कभी भी अपने ऑक्सीजन का सेचुरेशन अगर 94 से कम होता है तो इसका मतलब है कि उसका असर फेफड़ों पे पड़ रहा है, और फेफड़ों पे उसका असर अगर पड़ रहा है तो आपको जो नियरेस्ट जो भी डॉक्टर आपके उसमें हैं उससे सलाह लेके जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो चालू करना चाहिए, और घर पे रह के हो जाएगा। मास्क लगाना अनिवार्य है। अगर ऐसा पॉसिबल है क्या कि अगर किसी को वायरस होता है, अगर स्टार्टिंग सिम्टम्स होते हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती तो अपने घर पे भी ट्रीटमेंट कर सकें? ये आपने जो अच्छी बात कही है, मैं सबको बताना चाहूँगा कि अभी भी जो आइसोलेशन वाला पार्ट है वो आइसोलेशन रख के और घर पे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, बशर्ते कि आपके घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर हो, क्योंकि वो अपने को ध्यान रखना ज़रूरी है कि कभी भी अपने ऑक्सीजन का सेचुरेशन अगर 94 से कम होता है तो इसका मतलब है कि उसका असर फेफड़ों पे पड़ रहा है, और फेफड़ों पे उसका असर अगर पड़ रहा है तो आपको जो नियरेस्ट जो भी डॉक्टर आपके उसमें हैं उससे सलाह लेके जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो चालू करना चाहिए, और घर पे रह के हो जाएगा। हम लोगों ने ओमिक्रॉन में देखा है, बहुत सारी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन को घर पे ही ट्रीटमेंट मिल गया है और हुआ। तो अगेन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, ये फैलेगा ज़रूर पर इसका भयावह रूप मेरे हिसाब से नहीं देखने मिलेगा। तो शासन की जो गाइडलाइन जारी हुई है कोविड को लेकर कि क्या कैसे डिस्टेंस रहे, तो उसके बारे में क्या कहना है कि जो गाइडलाइन है वो हॉस्पिटल्स के लिए भी है, बाहर के लिए भी है, तो उस विषय में आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि हमें तो हर चीज़ को ये मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये पब्लिक से ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमारी इम्यूनिटी कितनी है, क्योंकि हर आदमी को जहाँ पे कोविड भी हुआ था, जिन जिन को हुआ है, मुझे खुद को भी हुआ था, तो कहने का मतलब है ये आपकी इम्यूनिटी जब तक साथ देगी तो आपको होगा। उस 15 लोगों में किसको भयावह असर दिखाना है ये ऊपर से किसी का नहीं दिखता है शरीर से। जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की डिसीज़ है, जिनको कैंसर है, जिनको किडनी की डिसीज़ है, इनको स्पेशल ध्यान रखना है। और जिनको ये सब नहीं भी है तो कहीं पे भी इट इज़ नॉट रिटन कि ये आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, और आपको कौन से वेरिएंट का मिक्सचर हो गया है, दूसरे सेकेंडरी इन्फेक्शन के साथ में हो गया है, अगर वो कॉम्बिनेशन होता है तो वही चीज़ नॉर्मल आदमी को भयावह बना सकती है। तो मेरे हिसाब से तो रेगुलेशन सबके लिए है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को पालन करना चाहिए, देयर इज़ नो हार्म, क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास में डेटा होता है पूरे देश का और पूरे विदेश का, वो सारा आता है, उसके बाद में कंपाइल किया जाता है। तो गाइडलाइंस फॉलो करना है और जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं उसको वापस से फॉलो करना है। मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे 2 साल पूरा लॉकडाउन था और उसमें आप सब ने, डॉक्टरों ने मतलब भगवान की तरह यहाँ पर खड़े होकर लोगों को बचाया। उस वक्त ऐसा था कि घर भी जाना हो तो घर में फैमिली है तो समस्याएं होती थी, तो उस वक्त आप सब के साथ कैसा हो रहा था, क्या लग रहा था कि कैसा है? क्योंकि बाहर का माहौल बहुत अलग था, सड़कों पे कोई नहीं दिख रहा था, बीमारियां इतनी ज़्यादा थी, इतना ज़्यादा वायरस फैला हुआ था कि सिर्फ पेशेंट दिख रहे थे, तो उस वक्त कैसा था? ये बहुत अच्छा आपने किया। जब भी कोई डॉक्टर्स की तारीफ़ करता है तो अच्छा तो लगता ही है, और पर रियली मैं कहना चाहूँगा कि सारे देश में सभी लोगों ने, और इंदौर में खासकर इतना भयानक स्थिति होने के बावजूद भी सभी लोगों ने मन लगा काम किया था। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे फ़ौजी रहते हैं कि बर्फ़ कितनी भी पड़ रही होती है वो डटे रहते हैं, और जब चाइना टेक करता है तो उस टाइम ऐसा नहीं करते हैं कि हम 5 दिन की छुट्टी ले लें। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो थे जिन्होंने कोई छुट्टी लेने का सोचा नहीं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोगों ने पूरे 2 साल में कभी कोई छुट्टी नहीं ली थी। तो इस तरह से जो मेहनत की थी, घर परिवार को भी देखे हुए काफ़ी टाइम हो जाता था। तो यही चीज़ हमेशा बनी रहेगी, और सारे डॉक्टर्स जो उस समय नहीं भी इन्वॉल्व हुए थे वो मेरे ख्याल से अब दूसरों को देख के इन्वॉल्व होंगे, वो वाला भय हटेगा। और इसके अलावा जो सजेशन है मेरा कि डॉक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा फ़ोन पे डिस्टर्ब होते हैं, तो अगर कोई भी प्रेफरेबली अपने फैमिली डॉक्टर से भी बात करना चाहता है तो एक प्रेफरेंस ये है कि बहुत ज़्यादा रिलेशन बताने के बजाय अपने सीधे बताएं कि मुझे ये सिम्टम्स है, मुझे ये नंबर मिला है, आप क्या हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर के लिए इजी होता है कि अगर इमरजेंसी नहीं है तो उनको व्हाट्सएप अपने सिम्टम्स कर दें, व्हाट्सएप पे भी इलाज होता है। बहुत सारे लोगों का हमने इलाज किया जो कि बाद में पता चलता है 6-6, 8-8 महीने, 1 साल बाद में हमको पता चलता है जब मरीज आके बोलता है कि आपने उस टाइम हमारा ट्रीटमेंट किया था। तो डॉक्टर्स आर रेडी फॉर हेल्पिंग ऑल द कम्युनिटीज़ प्रॉपरली। तो
दोनों ही तरफ से, जैसे आपने आपके उसमें थोड़ा धन्यवाद भाव है, डॉक्टर को एक धन्यवाद का भाव ही चाहिए होता है। तो डॉक्टर्स का ईगो जो होता है वो सिर्फ इसी के लिए होता है कि डॉक्टर को थोड़ा सा इज्जत चाहिए होती है। और मुझे लगता है कि हर आदमी, हर डॉक्टर जो है जिसने ट्रेनिंग ली हुई है, स्पेशली हम लोगों ने जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोगों ने बहुत सारे मरीज पहले से भी देखे होते हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो हम लोगों को मरीज़ की एगोनी जो होती है, कष्ट के बारे में पता होता है और हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं, उसी तरह तत्पर रहेंगे। ये थी आज की हमारी जानकारी कोविड को लेकर। इंदौर में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या आगे हो सकता है और आपको किस तरह से कोविड को लेकर सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। मैं ऐश्वर्या द्विवेदी, कैमरामैन गौतम के साथ। धन्यवाद।